कैंसर की वजह से कैसे होता है? कैंसर की वजह से इसलिए होता है कि कुछ स्पेशलाइज तरह के कैंसर हैं। पहला जिसमें कि यूरिक एसिड अपने आप से ज़्यादा बनता है शरीर में। दूसरा ये होता है कि कभी कभी हमें दवाइयाँ ऐसी देनी पड़ती हैं जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। और तीसरा वो सिचुएशंस जिसमें कि किडनी प्रॉपरली फंक्शन ना कर पा रही हो, क्योंकि मेन काम तो किडनी का है यूरिक एसिड को बाहर फ्लश करना। तो काफ़ी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो कि एक बड़ा कॉमन क्लिनिकल सिनेरियो है कि पेशेंट को कैंसर है, दवाई भी देनी जरूरी है कैंसर की, और यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से दर्द हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमको प्रोज एंड कॉन्स देख के उस हिसाब से दवाई की डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत अलग अलग तरीके के आपके पास पेशेंट्स आते हैं। आपकी अब तक की इस जो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या सबसे सीरियस केस आपके पास आया है? सबसे सीरियस तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक पेशेंट था जो कि बार बार हमारे पास यूरिक एसिड की वजह से आता था दिक्कत लेके। वो एक बिजी एग्जीक्यूटिव था, ट्रैवलिंग बहुत रहती थी। तो हम कहते थे सर आप बाहर जाते हो तो कम से कम पानी पी लो आप अच्छे से, कम से कम यूरिक एसिड ना बढ़ने दो। वो कहते थे कि उनका मतलब सोशल इंटरेक्शन इतना बार बार, जैसे किसी के साथ ट्रैवल करना है या मीटिंग में उठ के पानी मतलब बाथरूम नहीं जा सकते। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि हम उस तरह के पेशेंट्स को खास तौर से समझाते हैं कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, सोशल फंक्शंस में भी हो, आप पानी पीना कम मत करो। जैसे अगर 3 लीटर पानी पीना है दिन में, उनको हम कहते हैं आप 4 पियो, लेकिन फिर वो कहते हैं मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, या अगर मैं किसी सोशल फंक्शन में हूँ या बिजनेस मीटिंग में, वो ऑकवर्ड लगता है। तो काफ़ी बार लाइफस्टाइल रिलेटेड भी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे पेशेंट को पता होते हुए भी वो सही चीज़ नहीं कर पाते। जैसे हम एक और अगर मैं पेशेंट की बात करूं तो ही वॉज लाइक कि मैं अल्कोहल टोटल कट डाउन नहीं कर सकता, मेरी सोशल रिक्वायरमेंट भी है। अच्छा। तो उस वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं वो बार बार यूरिक एसिड की दिक्कत से आते रहते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फूड हैबिट नहीं कंट्रोल कर पाते, कि जिनको नॉनवेज खाना ही खाना है, वो कहते हैं कि मेरा तो खाए बिना काम चलेगा नहीं। तो काफ़ी बार पेशेंट्स जो होते हैं वो ऐसी दिक्कतों के साथ आते हैं वेयर दे आर नॉट रेडी टू मॉडिफाई देयर लाइफस्टाइल्स। उस सिचुएशन में हमें काफ़ी मुश्किल रहती है, क्योंकि हम उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर या बिकॉज ऑफ अनएक्सेप्टेंस दे आर नॉट विलिंग टू फॉलो दी मेडिकल एडवाइस 100%। तो उसमें एक पेशेंट हमारे खास तौर से था जिनका कि मेरे ख्याल से वो मॉडलिंग इंडस्ट्री या किसी वैसे में थे जहाँ पे कि मतलब फिटनेस और उन सब पे उनको काफ़ी ध्यान देना है। उनकी एक फोटो शूट या थी या कोई मॉडलिंग शूट था, वो भी उनको मिस करना पड़ा बिकॉज कि एक दिन पहले उनको सीवियर पेन हो गया। बाप रे। तो वैसी सिचुएशंस होती हैं कि जब पेशेंट फ़ोन करता है हमें कि डॉक्टर मैं यहाँ पे आया हुआ था, मेरा ट्रीटमेंट तो आपसे चल ही रहा है, अब मेरे को इतना सीवियर पेन हो गया, मैं क्या करूँ लास्ट मोमेंट। हाँ, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ तरीका है? इंस्टेंट रिलीफ के लिए जैसी पेशेंट हमारे पास आता है ओपीडी में, सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि पैर को या जो भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, मोस्टली पैर ही होता है, उसको वो ऊपर रखें, उस पर बर्फ़ लगाएं और वो पानी पीना बढ़ाएं। ज़्यादातर सिचुएशंस में हमने देखा है कि जब एक बार क्रिस्टल्स बन के सेटल हो जाते हैं, तब अगर हम यूरिक एसिड का ब्लड टेस्ट भी करें तो भी वो नॉर्मल आ जाता है। तो काफ़ी पेशेंट्स को ये भी लगता है कि मैंने टेस्ट कराया, नॉर्मल आ गया है, लेकिन फिर क्यों दिक्कत हो रही है। तो उन क्रिस्टल्स को वॉश आउट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो कोई भी यूरिक एसिड या गाउट का पेशेंट कर सकता है वो ये है कि अगर पैर में दर्द हो रहा है, पैर को ऊपर रखे, उसमें बर्फ़ लगाए, पानी पिए ताकि वो वॉश आउट हो। और फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो भी आपके पास पेन मेडिसिन है, अगर घर में कोई इमरजेंसी में कोई पेन मेडिसिन है आप वो लो, नहीं तो कितनी बार पेशेंट हमारे पास इतने पेन में आता है कि हमें एडमिट भी करना पड़ता है, इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, तब जाके पेन कम होता है। बाप रे। और इन पेशेंट्स को फ्यूचर हिदायत यही होती है कि पानी अच्छा पिए, अल्कोहल ना पिए और वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें, या वो डाइट फॉलो करें जिसमें कि प्रोटीन जितना रिक्वायर्ड है बस उतना हो, एक्सेसिव ना हो। तो नॉनवेज की वजह से क्यों इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है? क्योंकि नॉनवेज एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और जो यूरिक एसिड है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ही ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तो वो सिचुएशंस में जहाँ शरीर इफेक्टिवली उसको वॉश आउट नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन में अगर हम नॉनवेज खाएंगे ज़्यादा या फिर हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे ज़्यादा, तो ऑलरेडी एक तो शरीर की क्षमता कम है ब्रेक डाउन करने की, और दूसरा अगर शरीर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, हम ऊपर से और प्रोटीन दे रहे हैं, तो इनवेरिएबली उस पेशेंट को काफ़ी चांसेस हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और इस तरह से अर्थराइटिस फ्लेयर अप हो जाएगा। और इसके अलावा किस तरह के लोग जो होते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? प्रोन किस तरह के लोग होते हैं?
ज़्यादातर लोग तो जो जिनको हम पार्टी एनिमल्स कहते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं। पार्टी एनिमल से मेरा मतलब यह है जिनको एक कंट्रोल नहीं रहता कि क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, पर पार्टी में पहुंच गए। इसलिए काफ़ी बार यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ गया, गाउट हो गया, वो हमारे पास आते हैं सैटरडे संडे के दिन। अच्छा। क्योंकि फ्राइडे को पार्टी कर ली, हो सकता है सैटरडे को भी एक और पार्टी कर ली, और उसके बाद संडे को एकदम से लेवल शूट अप हो गया। तो वो जो सिचुएशंस हैं या वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता चलता कितना अल्कोहल लेना है, या पी ली इसका ये नहीं पता चलता कि मेरे को तो डॉक्टर ने मीट अवॉइड करने को बोला था, खा लिया, वो लोग हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली झेलते हैं। आपने बताया कि प्रोटीन अगर आप ज़्यादा उस तरीके के फूड आइटम्स लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, ये ट्रिगर भी हो सकता है। और किस तरह के फूड आइटम्स हैं जिनको गाउट होने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको वो अवॉइड करने हैं? एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जैसे फ्रूट शुगर जिसे हम कहते हैं, फ्रक्टोज। हाँ। तो फ्रक्टोज भी एक ऐसी चीज़ है जो कि यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकती है, मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है या प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को बढ़ाती है। तो फ्रक्टोज अगर आप वैसे देखें जैसे हनी में होता है या फ्रूट शुगर में है, लेकिन इसी तरह की कॉर्न सिरप एक चीज़ होती है, उसमें भी फ्रक्टोज बहुत होता है। तो मतलब सिर्फ अगर हमने नॉनवेज अवॉइड कर लिया या हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड कर ली वो भी काफ़ी नहीं है। तो साथ में अगर हम फ्रक्टोज प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करें तब भी इट हेल्प्स इन अ बिग वे टू रिड्यूस द यूरिक एसिड लेवल। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। नॉर्मली वेजिटेरियंस में एक मिसकंसेप्शन है कि हम फ्रूट्स कितना भी खा लें, बट अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स खाना भी एक लिमिट में ही इम्पॉर्टेंट है। और किस तरह के फूड आइटम्स हेल्पफुल हो सकते हैं? नॉर्मली तो फूड आइटम्स से ज़्यादा जो हाइड्रेशन है वो हेल्प करता है। अच्छा। फूड आइटम्स में तो आप अपनी डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से या अपनी जो भी फैमिली आपकी हैबिट्स हैं उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके फैमिली में क्या चीज़ें आराम से आप रोज़ खाने में ले सकते हैं, जो कि जिसमें कि प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ओके। लेकिन हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंट्रोल करना है और आप कर भी सकते हैं। तो हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे अगर कोई 3 लीटर पानी पीता है दिन में, सपोजिंग अगर हम दिल्ली की बात करें, सर्दियाँ हो जाती है पानी पीना कम हो जाता है, गर्मियाँ होती हैं पानी पीना बढ़ जाता है। उस सिचुएशन में भी हम ये कहते हैं 3 लीटर्स ऑफ मिनिमम फ्लूइड इंटेक शुड बी देयर। 3 लीटर पानी के बाद भी यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो हम कहते हैं 4 पियो, 4.5 पियो, वो ज़रूरी है। तो इसलिए पानी पीते रहना ज़रूरी है, वो इसलिए भी ताकि सिर्फ अगर हम यूरिक एसिड की बात करें, यूरिक एसिड तो वॉश आउट होता ही है, लेकिन अगर हम पानी पिएंगे तो और भी बहुत सारे माइनर ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम से बाहर फ्लश आउट होते रहते हैं। मतलब हाइड्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यूरिक एसिड के पेशेंट्स में या गाउट के पेशेंट्स में हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। सर मुझे एक चीज़ जाननी थी, जैसे हमने गाउट के बारे में काफ़ी कॉन्वर्जेशन की, गाउट और अर्थराइटिस कैसे अलग अलग, मतलब कैसे डिफरेंशिएट कैसे होता है? अर्थराइटिस एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कि बहुत तरह के अर्थराइटिस आते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, या सीरोनेगेटिव अर्थराइटिस हो गया, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। उसी में अगर गाउट की वजह से कोई जोड़ खराब हो रहा है तो हम उसको गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। मतलब गाउटी अर्थराइटिस एक सपोजिंगली इट्स अ एंड प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड इन्फ्लेमेशंस इन अ जॉइंट बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड। जैसे पहला एपिसोड हुआ उसमें जॉइंट खराब नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को बार बार हो रहा है सेम जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट हुए जा रहे हैं तो अल्टीमेटली फिर एक ना एक दिन वो अर्थराइटिस तक पहुंच ही जाएगा। मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है वो गाउट होता है? इनिशियल स्टेज होती है यूरिक एसिड बढ़ना, ओके। उससे जो तकलीफ हो जाती है, जो अर्थराइटिस शुरू होता, जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं वो गाउट होता है, जिसमें कि सूजन, दर्द होना, वो सब होता है। जब वो बार बार होता रहे जिससे कि वो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होके जॉइंट का कार्टिलेज खराब करने लगे, उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। ओके, मतलब पहले आपका यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है, उसके बाद आपको क्रिस्टल्स बनने शुरू हो रहे हैं, देन वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। सो इट्स अ प्रोसेस ओनली। इट्स अ प्रोसेस बट नॉर्मली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ज़्यादातर तो पेशेंट ही दूसरे तीसरे एपिसोड के बाद इतने अक्लमंद हो जाते हैं, वो हाथ जोड़ लेते हैं कि ना मैं अब अल्कोहल पीऊँगा, ना मैं नॉनवेज खाऊंगा और पानी भी खूब पीऊँगा। इस सिचुएशन में ज़्यादातर ऑलमोस्ट 100 में से 95 मरीज जो होते हैं वो अक्लमंद हो जाते हैं और अपना ध्यान रखने लगते हैं। सिर्फ जो बचे हुए 5% हैं उनमें ये होता है कि वो पहले एपिसोड को नेग्लेक्ट करते हैं कि ठीक है एक बार हो गया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे एपिसोड तक तो वो भी अक्लमंद हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें कि 1000 पेशेंट्स को अगर यूरिक एसिड की वजह से दर्द हो रहा है,
उसमें से कोई एक ही होगा जो कि इसको इतना बढ़ने दे कि उसको लास्ट में गाउटी अर्थराइटिस हो जाए। ओके, और दर्द जहाँ पे गाउट बन रहा है उसी पोजीशन पे होता है? हाँ, जैसे अगर हम बात करें कि किसी को एंकल में गाउट हो गया, ठीक है, या ग्रेट टो में हो गया, तो नॉर्मली उसी जोड़ में जब 10-12 बार इस तरह से जो मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, तब जाके अर्थराइटिक के चेंजेस शुरू होते हैं। ओके, तो वो एक ही जॉइंट जहाँ पे बार बार हो रहा है वो अर्थराइटिस में इन्वॉल्व होता है। और जनरलाइज्ड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट या अर्थराइटिस गाउट में उन लोगों को होता है जिनको कि कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो, जैसे जैसे कि शरीर में किसी भी कारण से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स या यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ ही रह रहा है। उन सिचुएशंस में हमें दिखता है कि जनरलाइज्ड बॉडी पेन्स या जॉइंट पेन्स रहता है। लेकिन नॉर्मली इस सिचुएशन का जो पेशेंट होता है वो रेगुलर मेडिसिन पे होता है गाउट के लिए, तो वो लोग अपने रिपीटेड चेक्स भी कराते रहते हैं, या अगर फॉलोअप्स भी करा रहे हैं तो भी डॉक्टर यूरिक एसिड लेवल चेक करते रहते हैं। तो उस स्टेज तक पहुंचने नहीं देते जहाँ पे कि पहुंच के मल्टीपल जॉइंट्स में आपको अर्थराइटिस मिले गाउट की वजह से। मतलब पहले ही आप ट्रीट कर लेते हैं उसको? हाँ, और इन पेशेंट्स को हम नॉर्मली जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें ऊपर मार्क भी कर देते हैं कि अगर मेरे पास नहीं आके अगली बार वो किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो जैसे ही वहाँ पे पेपर दिखाएंगे उस डॉक्टर को भी पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी है। डॉक्टर, मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इंडिया में इतना नहीं है, ऐसा क्यों? वेस्टर्न कंट्रीज़ में खास तौर से जो ठंडे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वाटर इनटेक कम है एंड देयर डिपेंडेंसी ऑन नॉन वेज फूड इज़ हायर। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से कि वहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। और साथ में अगर वो ठंडे कंट्रीज़ हैं तो वहाँ अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें ठंडे कंट्रीज़, नॉन वेजिटेरियन हैबिट, लेस वाटर इनटेक, उन कारणों से उन देशों में यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे कल्चर में हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियंस कम है। हमारे सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस भी ऐसे नहीं है कि जहाँ हफ्ते में 2 या 3 बार उनके घर में नॉन वेज बनता हो, एंड दे आर वेरी मच ओपन टू वेजिटेरियन फूड ऑल्सो। Water consumption is also better in India, and not the alcohol consumption above the age of 18 is less as compared to other western countries. तो इंडियन पॉपुलेशन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी डाइटरी हैबिट जो है लो ऑन प्रोटीन है या मॉडरेट ऑन प्रोटीन है, हाई ऑन प्रोटीन नहीं है, या नॉन वेज बेस्ड डाइट नहीं है हमारी। और इंडिया में अल्कोहल जो है इट इज़ स्टिल नॉट अ एक्सेप्टेड फैमिली नॉर्म। जैसे काफ़ी कंट्रीज़ हैं, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या रशिया की बात करें, तो अल्कोहल कंजम्पशन इज़ मोर ऑफ अ फैमिली एक्सेप्टेड नॉर्म। इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई जॉइंट फैमिली है या जॉइंट फैमिली नहीं भी है, न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो भी अगर फादर को या मदर को अल्कोहल कंजम्पशन ओकेजनली करना हो तो ये देखते हैं कि कम से कम बच्चों के सामने तो ना करें। ट्रू। या अगर पेरेंट्स रह रहे हैं साथ में तो उनको ये है कि ठीक है अगर मैंने पी है तो कम से कम मैं इतनी नहीं पीऊँ कि भाई घर जाने में मम्मी के सामने शर्म आए। आई थिंक बहुत रेयर ही है कि घर में अल्कोहल पीते हैं लोग इंडिया में। हाँ, वो कल्चर इंडिया में कम है। तो ओवरऑल हमारी कंट्री में हमको गाउट से होने वाले अर्थराइटिस के केसेस भी कम मिलते हैं, क्योंकि एक तो फूड हैबिट हमारी बेटर है और थोड़ा सोशल नॉर्म्स जो हैं हमारी दे आर लेस इन फेवर ऑफ डेली अल्कोहल कंजप्शन या फैमिली अल्कोहल कंजप्शन। हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेंड नहीं है कि घरों में लोग पी रहे हो या पीते भी हैं तो शर्म करते हैं। तो उस हिसाब से हमारी कल्चर भी जो है हमारे लिए फेवरेबल है कि कम से कम इस तरह से रिपीटेड गाउटी अटैक्स वाले पेशेंट जो हैं वो इंडिया में कम है। एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट तो रहता ही है कि नहीं वो मेंटेन करना ही है। हाँ, और ज़्यादातर केसेस में तो आजकल तो वाइफ भी धमका देती है अगर पिए तो घर मत आना। ये चीज़ तो आई थिंक इंडिया में बहुत से मेन का आई थिंक यही प्रॉब्लम है कि घर तो नहीं जा सकते। अगर हमने पिया है, अगर हमने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो घर तो अब जाना ऑप्शन है ही नहीं। उस सिचुएशन में या उन चक्करों में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि आदमी खुद ही कहते हैं नहीं यार घर पिया तो वो घर में घुसने नहीं देंगे, फालतू का कलेश कौन झेले। कौन झेले। बिल्कुल डॉक्टर, हमने अभी गाउट के बारे में आपसे समझा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं और किस तरह के लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स देख रही थी, वहाँ पे कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि एक टाइम पे जब मुझे गाउट हुआ तो मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था क्योंकि ये इतना स्कैरी दिखता है, लोग इतना कॉन्फिडेंट फील भी नहीं करते। तो आई एम श्योर आपके पास भी इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। रिसेंटली अभी थोड़े दिनों पहले एक पेशेंट आया था जो कि रात को करीब 2-3 बजे आए एंड ही वाज इन सो मच ऑफ पेन ही वाज नॉट एबल टू गेट अप एंड इवन गो टू बाथरूम। तो वो आए, उनको हमने एडमिट किया,
उनके टेस्ट हुए, काफ़ी उनको पेन किलर्स लगी, तब जाके नेक्स्ट डे तक वो थोड़े सेटल डाउन हुए। तो काफ़ी बार क्या है, गाउट इज़ मोर ऑफ अ अनअनाउंस्ड डिजीज़। जैसे हमें कोई सुबह इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, उसमें जाना है, या किसी को ट्रैवल करना है, उस सिचुएशंस में क्या होता है, अगर इसका एक्यूट अटैक पड़ जाए तो आपका जो भी प्लान है आपको पोस्टपोन ही करना पड़ता है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर उनको फ्लाइट में इसका अटैक शुरू हुआ, पेन शुरू हुआ अर्थराइटिस का, तो कितनी बार तो ये होता है कि जब तक वो पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, उतर के सबसे पहले उनको हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता है। और ख़ास तौर से ये हम तब होता है जब कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहा हो, कनेक्टिंग फ्लाइट्स हो, कि पानी कम पिया है, उन सिचुएशंस में। तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो इस तरह के एक्यूट एपिसोड्स के साथ आते हैं, वो आते हैं सैटरडे को या संडे को, या आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवल, या ट्रैवल फ्रॉम अ वेरी कोल्ड प्लेस जहाँ उन्होंने पानी कम पिया हो, या फिर ट्रैवल फ्रॉम अ वेरी हॉट प्लेस जहाँ पे कि हॉट वेव्स चल रही हो, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई हो, उस तरह की सिचुएशंस हो।